हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 5 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम बच्चों उप सहसंयोजी यौगिक। आज हम बात करने वाले हैं उप सहसंयोजी यौगिक का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखना है। सूत्र लिखने का जो अगला लेक्चर रहेगा बच्चों, सूत्र लिखेंगे बाद में। बाकी आज हम बात करेंगे कि आईयूपीएसी मतलब आपके पास उप सहसंयोजी यौगिक दिया है, उसका हम आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईयूपीएसी नाम दिया रहता है, उससे सूत्र लिखने का तरीका। लेकिन जब आपसे आईयूपीएसी नाम लिखते ही नहीं बनेगा, तरीका ही नहीं बनेगा, तो फिर आप सूत्र कैसे लिख पाओगे उससे। तो आज मैं गारंटेड कहता हूं कि यदि आप अंत तक देखते हैं, पूरा इसे अंत तक देखेंगे बच्चों, तो क्लियर हो पाएगा। अब जैसे इसके लिखने की तरीका है, पूरा हिंदी यदि इसको पढ़ना डिटेल्स में बच्चों, तो लगभग देखिए पूरे पेज में है। देखिए पूरे पेज है ना, 5 से 6 पेज है, और पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा नहीं। तो पूरा हम आज केवल समझाने का काम करेंगे। और जिनको भी सोचना है भैया कि नहीं सर हमको पूरा लिखना है कथा वस्तु, तो आप लोगों से गुजारिश रहता है कि मात्र 100 रुपए लगता है बच्चों नोट्स के लिए। प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। कांटेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, 9685299149। पूरा डिटेल्स में नोट्स रहता है, विधिवत जानकारी के साथ आप ले लीजिए और तैयारी करिए। तो चलिए शुरू करें बच्चों। अब हम मुद्दे की बात करते हैं। पहला नंबर आपको यह पहचानना है कि हमारे पास कोई यदि यौगिक है तो उसमें धन आयन कहां होता है, ऋण आयन कहां होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी यौगिक होगा या तो उदासीन होगा या तो उसमें धन आयन ऋण आयन 2 भाग होंगे। तो ये पहचानना है, और पहचान करके जब हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले धन आयन का लिखना है। जैसे बच्चों आपका Na है, ठीक है, और CO का होल 4 है। ये आपका एक यौगिक हो गया। ये आपका किसी प्रकार से कोई आयन नहीं है, इसलिए उदासीन है। इसमें कोई पहचान करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका हम नाम लिख देंगे। डायरेक्ट इसका नाम लिखेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कोष्ठक के अंदर का नाम लिखा जाता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा यौगिक इस प्रकार से मिलेगा। दूसरा यौगिक कुछ इस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए क्रोमियम है, H2O का होल 4 है, और बच्चों Cl2 है, ब्रैकेट बंद है, और ये क्लोरीन है। अब यहां पे 2 भाग हैं बच्चों। यहां पे 2 भाग ये है क्योंकि ये ब्रैकेट का अंदर पूरा का पूरा एक भाग कहलाता है। तो ये एक भाग हो गया, तो इसको 2 भाग में तोड़ दो, तो ये धनात्मक भाग हो गया, ये ऋणात्मक भाग हो गया। ठीक है, आयन में पहचानना है कि यौगिक में धन आयन और ऋण आयन कितने हैं बच्चों, है ना। मतलब धन आयन कहां है, ऋण आयन कहां है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यौगिक में धन आयन का नाम लिखा जाता है, इसके बाद ऋण आयन का लिखा जाता है। अब जैसे एक यौगिक ऐसा भी रहता है कि मान लीजिए कोई पहले जुड़ा हो, यहां पे हम लिख देते हैं K4NiCN का होल 4। ठीक है, अब इसमें धन आयन कहां होगा, तो ब्रैकेट के अंदर एक भाग है और एक भाग ये है, इसलिए यहां से तोड़ो, तो ये धनात्मक भाग हो गया, ये ऋणात्मक भाग हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, यहां तक क्लियर है कि पहला जो स्टेप आया आपका कि जब भी हम उप सहसंयोजी यौगिक का नामकरण करेंगे तो धनात्मक भाग का नाम पहले और ऋणात्मक भाग का नाम बाद में। ठीक बच्चों, दूसरा नंबर, ये पहला था बच्चों, पहला पॉइंट था, क्लियर हुआ। दूसरा नंबर जब भी हम संकुल के अंदर, ये हमारा संकुल के अंदर की बात हो रही बच्चों, ये पूरा ये कोष्टक है ना, उप सहसंयोजी क्षेत्र है। संकुल के अंदर जो उप सहसंयोजी क्षेत्र है, उप सहसंयोजी क्षेत्र में पहले जानते हैं किसका नाम लिखेंगे बच्चों, इनके अंदर पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड। और इसके बाद ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। समझ में आया? और लिगेंड के बाद केंद्रीय धातु परमाणु, फिर इसका जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो लिखेंगे। एक एक पॉइंट हम बात करेंगे बच्चों, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं गारंटेड कहता हूं समझ जाओगी। कोई भी यौगिक है, सबसे पहले उसको पहचानना है धन आयन और ऋण आयन। कोई भी यौगिक है, पहले उसको पहचानना है धन आयन ऋण आयन। धन आयन में आपका जो भी होगा उसका नाम लिख देंगे। यदि उप सहसंयोजी क्षेत्र ही धन आयन में है तो उसके अंदर पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड का नाम भी लिखते समय ध्यान रखिएगा आपका बच्चों, ये तीसरे नंबर में है, लिगेंड का नाम भी हम अल्फाबेट से लिखेंगे।
जिसका ABCD में पहले नाम आएगा उसको पहले लिखेंगे और जिनका बाद में आएगा उसका हम बाद में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो मैंने क्या कहा, यदि संकुल यौगिक के उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर नाम लिखना शुरू करते हैं तो पहले हम किसका लिखते हैं बच्चों, लिगेंड का। लिगेंड में फिर लिगेंड के बाद केंद्रीय धातु परमाणु का, फिर ऑक्सीडेशन नंबर रहता है। लेकिन यदि यहां पे लिगेंडों की संख्या एक से अधिक हो गई तो फिर बच्चों आपको अल्फाबेट से लिखना है। क्या लिखना है? अल्फाबेट से लिखना है, जरूरी है, सब कुछ समझ लो, ठीक है। अब लिगेंड में भी जैसे आपका एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड, ऐसे ही धन आयन लिगेंड, ऋण आयन लिगेंड रहता है, उदासीन लिगेंड रहता है। तो यदि आपका ऋण आयन लिगेंड है बच्चों, ठीक है, ऋणात्मक लिगेंड है एक प्रकार से, तो उसके अंत में ओ जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ओ जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं बच्चों? ओ जोड़ते हैं। और यदि आपका धनायन हो गया या धनात्मक हो गया और उदासीन हो गया, धनात्मक या उदासीन में कुछ भी नहीं जोड़ते। फिर से पॉइंट बाय पॉइंट हम नोट करेंगे। पहला नंबर हमने कहा कि सबसे पहले धन और ऋण को पहचानेंगे, फिर संकुल जो यौगिक है उपसहसंयोजी क्षेत्र में इसके अंदर पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। लिगेंडों की संख्या यदि एक से अधिक है तो फिर उनका अल्फाबेट से नाम लिखते हैं। अल्फाबेट में लिखेंगे, लेकिन यदि ऋणात्मक लिगेंड है तो फिर उसमें ओ जोड़ेंगे और धनात्मक या उदासीन लिगेंड है तो उसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों। फिर अगला नंबर आप समझिएगा कि यदि मान लीजिए एक सिंगल है तो उसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, लिगेंड की संख्या 2 है तो उसे डाई, फिर लिगेंड की संख्या 3 है तो ट्राई, TRI ट्राई, फिर टेट्रा बच्चों, टेट्रा, फिर आपका हो जाएगा पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं ये कह रहा हूं कि जैसे 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है तो यहां पे 4 संख्या को दर्शाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा टेट्रा। क्या? टेट्रा। यानी लिगेंड की संख्या प्रकार नहीं, अलग अलग लिगेंड हो सकते। एक ही लिगेंड की संख्या यदि 2 है तो उसके लिए डाई लिखेंगे, जैसे 2 क्लोरीन तो डाई क्लोरो, यदि 3 है बच्चों तो ट्राई क्लोरो, यदि 4 है तो टेट्रा क्लोरो, ठीक है, यदि 5 है तो पेंटा क्लोरो, यदि 6 क्लोरीन है तो हेक्सा क्लोरो। ठीक है। अब आपको लगेगा कि सर ये एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर कहां मिलेंगे, है ना भाई, ऋणात्मक धनात्मक लिगेंड कहां मिलेंगे? तो इसके पहले जस्ट जो लेक्चर मैंने कराया था, कीलेट लिगेंड भी कराया था, तो उसमें एक दंतुर लिगेंड के बारे में बहुत बारीकी से समझाया था कि धनात्मक लिगेंड है कि ऋणात्मक लिगेंड है। बस आप लोगों से गुजारिश रहती है बच्चों की आप लोग तैयारी विधिवत करें, क्रम से करें। इसके पहले मैंने नोट्स भी बोला था भाई लेने के लिए, जो बच्चे नहीं लिए हैं तो ले लें, विधिवत तैयारी तभी हो पाता है। जैसे लिगेंड में अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूं, कुछ दिखा दूंगा ताकि आप लोग यदि चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। संलग्नित है बच्चों ऋणात्मक लिगेंड, यहां पर देखिए जरा, यहां पर देखो साइनो है, आइसोसाइनो, थायोसाइनेटो, ये लिगेंड है। ये लिगेंड का मतलब जो केंद्रीय धातु परमाणु को आयन दे सके, ये ऋणात्मक लिगेंड है बच्चों, ये पूरे के पूरे ऋणात्मक लिगेंड है। ठीक है। इसके बाद उदासीन लिगेंड, यहां पर आप देख लो उदासीन लिगेंड है ये, ठीक है, ये भी आपके उदासीन लिगेंड है। और यहां पे 3 धनात्मक लिगेंड है। तो जब भी लिगेंड ऋणात्मक होता है, जब भी ऋणात्मक लिगेंड की बात आती है तो उसमें ओ जोड़ते हैं, और यदि धनात्मक लिगेंड आ गया बच्चों और उदासीन तो उसमें कुछ भी नहीं जोड़ते। अब आपको आधा से अधिक तो कहानी खत्म हो गया। अब नामकरण में चलते हैं, चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो पाएगी। फिर से एक बार क्लियर कर दूं मैं। सबसे पहले यौगिक में क्या करना बच्चों, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप पहचानना यौगिक में धनात्मक और क्या करना बच्चों, ऋणात्मक पहचानना है। ठीक है। इसके बाद जब हम संकुल के अंदर लिखते हैं नाम, तो पहले हम क्या लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। फिर बच्चों किसका नाम लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। फिर केंद्रीय धातु परमाणु के बाद ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। फिर हम अब अगले नंबर में बात किए थे कि मान लीजिए लिगेंडों की संख्या कई सारे हैं तो उसको अल्फाबेट से हम लिखेंगे। अब इसमें भी अल्फाबेट में यदि बच्चों ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक में आपका ओ जुड़ता है, धनात्मक में कुछ भी नहीं जुड़ता, उदासीन में कुछ भी नहीं जुड़ता। 5वें नंबर में बात हमने ये की कि यदि मान लीजिए एक ही लिगेंड की संख्या 2 है तो उसे डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। अब जैसे बच्चों ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यदि मान लीजिए उपसहसंयोजी जो क्षेत्र मैंने बात की, इसके पहले जैसे मैंने कहा पोटेशियम है और ये निकिल है
और यहाँ पे Cn का होल 4 है। तो ये लिगेंड हो गया, ये केंद्रीय धातु परमाणु। जब इसको धन आयन ऋण आयन में बांटे तो ये आपका धन आयन और ये आपका ऋण आयन। अब इसको जैसे ही हमने बांटा तो बच्चों ये जो निकिल है केंद्रीय ऋणात्मक कहलाया, क्योंकि ऋणात्मक भाग में है। तो जब भी केंद्रीय धातु परमाणु ऋणात्मक हो तो उसमें 8 जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं बच्चों? 8। जैसे निकिल है तो निकिलेट हो जाएगा, आयरन होता है तो फेरेट हो जाएगा, ठीक है, एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनेट हो जाएगा। यहां तक क्लियर? अब हम बात करते हैं सीधा नामकरण की, क्योंकि नामकरण से ही पूरा चीज क्लियर हो पाएगा। कहानी में ट्विस्ट आने वाला बच्चों नामकरण से। पहला हम वही चीज लेंगे जो अभी एग्जाम्पल के रूप में हम आपको शो कर रहे थे, वही पोटेशियम वाली कहानी से शुरू करेंगे। देखिए बच्चों K4 है, ये आपका हो गया, और इधर हो गया निकिल हो गया, ठीक है। यहां पे Cn का होल 4। अब मैंने आपको कहा है कि केवल लिगेंड की संख्या को दर्शाने के लिए डाई ट्राई टेट्रा प्रयोग करते हैं, बाकी बाहर के जो भी एलिमेंट्स होगा उनके लिए नहीं। तो ये यहां से हम तोड़ेंगे तो पहले धनात्मक भाग हो गया और ये ऋणात्मक भाग हो गया, पहला काम। तो ये आपका धनात्मक पहले नाम लिखना है तो पोटेशियम लिख दो सीधा सीधा। क्या लिख दो बच्चों? पोटेशियम। पोटेशियम लिख दिया आपने। अब हमने कहा था पहले धनात्मक पहचान लो, धनात्मक का लिख दो। अब हम ऋणात्मक का लिखेंगे, लेकिन ये पूरा उपसंयोजी क्षेत्र के अंदर है। तो अब उपसंयोजी क्षेत्र के अंदर को लिखने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि लिगेंड का नाम लिखेंगे कि आपको निकिल का नाम लिखना है। लोगों को ये भी कंफ्यूजन होगा ना कि हम केंद्रीय धातु परमाणु कैसे पहचानेंगे। अरे कोष्टक के जस्ट बाजू में जो धातु परमाणु होगा वही केंद्रीय धातु परमाणु है। तो यहां पर बच्चों लिगेंड क्या है? साइनो। Cn का मतलब होता है साइनो। अब यहां पर ये एक दंतुर लिगेंड है, एक दंतुर साइनो, एक दंतुर लिगेंड है और ऋणात्मक लिगेंड है, इसलिए इसमें हम O जोड़ते हैं तो साइनो होगा बच्चों। क्या? साइनो। लेकिन इसकी संख्या कितनी है? 4। तो 4 को लिखते हैं टेट्रा। कितना बच्चों? टेट्रा साइनो, ठीक है। अब बच्चों ये निकिल है तो निकिलेट लिखेंगे। क्या? निकिलेट। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 8 जुड़ना है, ये ऋणात्मक है बच्चों इसलिए 8 जुड़ा। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा बच्चों? यहां पर आपका 4 है, टेट्रा है, तो यहां पर आपका 0 आ जाएगा। खत्म कहानी। 0 क्यों आएगा मैं आपको बताता हूं। देखो जब भी हमको निकालना होता है, जैसे हमको पोटेशियम 4 पोटेशियम है तो +1 होता है पोटेशियम का। निकिल का निकालना है बच्चों, साइनो एक दंतुर लिगेंड है तो यहां पर 4 - 1 = 0, बराबर में 0 करना है। तो +4 - 4 मतलब x बराबर कितना आ गया? 0। तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे 0 आएगी। कितनी आएगी बच्चों? 0 आएगी। ऑक्सीकरण संख्या निकालते आने लगेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो पूरा क्लियर हो पाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा कोई यौगिक लेते हैं। जैसे हमारे पास है यहाँ पे कोबाल्ट है और आपका है बच्चों NH3 है, इसकी संख्या 6 है और ब्रैकेट बंद है, और यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 3 है। सबसे पहला काम जो होता है बच्चों वो आपको धन और ऋण की पहचान करनी है। तो यहां पर 2 भागों में बांटा। अब यहाँ पे इस सामने कुछ तो है नहीं तो यहां से बांटना पड़ेगा। तो ये धन आयन हो गया, ये ऋण आयन हो गया। अब पहले हम धन आयन का ही नाम लिखेंगे, भले ही संकुल के अंदर का क्यों भाग ना हो, उपसंयोजी क्षेत्र क्यों ना हो, हमें सबसे पहले धन आयन का ही नाम लिखना पड़ेगा। हमको धन आयन का नाम लिखना है तो इसके अंदर भी एक कहानी है कि उपसंयोजी क्षेत्र के अंदर हमको लिगेंड लिखना पड़ता है बच्चों। और ये आपका उदासीन लिगेंड है। NH3 एमीन जो है उदासीन है, एक दंतुर है, उदासीन है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक दंतुर का मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे सकता है NH3। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले हमको लिगेंड का नाम लिखना है। तो लिगेंड की संख्या कितनी है? 6। तो कितना हो जाएगा? हेक्सा। फिर बच्चों एमीन। अच्छा, यहां पे कोबाल्ट में जैसे निकिल में 8 जोड़े थे तो क्या यहां जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते सर? क्योंकि भाई साहब ये धनात्मक है, ये धनात्मक भाग पर है, ये ऋणात्मक में था इसलिए 8 जुड़ा था, ये धनात्मक पे है इसलिए 8 नहीं जुड़ेगा। और जब भी हम उपसंयोजी क्षेत्र के अंदर का नाम लिखते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु के बाद हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो ये उदासीन है बच्चों, 3 क्लोरीन है तो 3 आपका ऑक्सीकरण संख्या इसका निकलेगा।
और क्लोरीन का हम यहां पर निगेटिव है, तो क्लोरीन का निगेटिव क्लोराइड, सिंपल है। फ्लोरीन होता तो फ्लोराइड, ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड, आयोडीन होता तो आयोडाइड, सिंपल है। ठीक, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाल दिया सर आपने? देखो कोबाल्ट का x है, ये उदासीन है तो इसका 0 हो जाएगा, प्लस का बच्चों 3 गुणे क्लोरीन का -1 होता है लेकिन 3 क्लोरीन इक्वल 0, तो x बराबर कैलकुलेट करोगे तो 3 आ जाएगा। इसको रोमन संख्या से हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु के बाजू में लिखा जाता है। देखो यदि आप 10 यौगिक आज सीख लिए तो याद आ जाएगा भाई साहब कि कुछ हमने पढ़ा है, कोई बात नहीं। तीसरे नंबर पे चलते हैं, धीरे धीरे करके चीजें क्लियर हो पाएगी बच्चों, एक साथ नहीं हो पाता है। यहां पर हम दिखते हैं भैया पोटेशियम है और यहां पर आपका है बोरान और F4, 4 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। सबसे पहले क्या करना है? पहचान करना है। तो इधर कुछ है नहीं तो यहां से डिवाइड करें, ये धन हो गया और ये ऋण हो गया। तो नाम लिखते समय आप पोटेशियम लिख दो, इसकी संख्या नहीं लिखी जाती है, ठीक है। यानी उपसंयोजी क्षेत्र के अंदर या बाहर वाले को हम संख्या के रूप में व्यक्त नहीं करेंगे। फिर इसके अंदर बच्चों फ्लोरीन है। अब देखना, ये बोरान को हम बोरान नहीं लिख सकते, इसमें हमको एन जुड़ना पड़ेगा। जैसे बोरेट लिख दें या बोरेन लिख दें, एट या एन लिखना ही पड़ेगा। जैसे बच्चों यहां पर हम कितने फ्लोरीन है? 4, तो यहां पर 4 को लिखा जाता है टेट्रा, और इसका आयुपेशी नाम क्या होता है? फ्लोरिडो। क्या होता है बच्चों? फ्लोरिडो, ठीक है, टेट्रा फ्लोरिडो। अब यहां पे आपका एमीन का एमीन नाम होता है, CNO का साइनो होता है। तो प्लीज आप लोगों से विनती है कि एक दंतु लिगेंड जरूर पढ़ लेना। आज पहले आप लोग सीख लेना एक दंतु लिगेंड के बारे में। इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या, तो 4 में घटेगा तो 3 आ जाएगा, वो भी निकाल कर बताऊंगा। फिर बच्चों आपका कुछ ही नहीं है, खत्म। कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकाला हमने? देखो पोटेशियम का +1 होता है, बोरान का निकालना है। अरे भैया यहां पे गलत हो गया यार, बोरेट और फिर थर्ड होगा क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु हमने नहीं लिखा था ना। चलो कोई बात नहीं है। बोरान का x है। फ्लोरीन 17वें समूह का तत्व है, 4 फ्लोरीन है, 1 का -1 होता है। तो बच्चों यहां पर कैलकुलेट करोगे, बराबर में 0 करके कैलकुलेट करोगे तो x बराबर आएगा आपका 4 1 कम 4 -4 में +1 घट जाएगा तो +3 आ जाएगा। तो x बराबर 3 आ जाएगा, जिसको हम रोमन संख्या से दर्शाते हैं, ठीक है, रोमन संख्या से दर्शाते हैं। अब चौथे नंबर पे चलते हैं। हर एक क्वेश्चन में कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में। ऐसा नहीं है कि केवल एक क्वेश्चन में खत्म कहानी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस थोड़ा सा आप संयम और धैर्य बनाए रखें। यहां पर लेते हैं बच्चों क्रोमियम और H2O, ये पानी है जिसे एक्वा के नाम से जानते हैं। इसकी संख्या 4 है, क्लोरीन की संख्या 2 है, तो फिर ये आपका क्लोरीन हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है? धनात्मक भाग और ऋणात्मक भाग। इस बार फिर से उपसंयोजी क्षेत्र धनात्मक भाग हो गया। जब भी उपसंयोजी क्षेत्र के अंदर का नाम लिखते हैं तो आपको मैंने बताया कि पहले आपको लिगेंड, यहां पे 2 लिगेंड हैं भाई। अब यहां पर पहले एक एक लिगेंड थे, यहां पे 2 लिगेंड हैं, एक एक्वा है और एक क्लोरीन का क्लोरो है। तो एक्वा पहले आता है कि अल्फाबेट में मैंने बताया था कि यदि लिगेंड की संख्या 2 से अधिक हो गई या 2 हो गई, 1 से अधिक है, तो फिर हम अल्फाबेट का नाम यूज करेंगे। अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसका पहले नाम लिखेंगे। तो एक्वा है और यहां पे क्लोरीन है, तो बताओ जरा किसका नाम पहले लिख दें बच्चों? भाई पहले हमको तो 2 में से पहले लिखना है, तो एक्वा पहले आता है तो लिखेंगे टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, ठीक है। क्लोरीन कितने हैं? 2, तो डाई क्लोरो, ठीक है। फिर बच्चों क्रोमियम, अब क्रोमेट नहीं लिख सकते सर, जैसे यहां पर हम निकलेट लिखे थे, नहीं। जैसे यहां पे धनात्मक के कारण कोबाल्ट को कोबाल्ट लिख दिए थे, इसी कारण यहां पे क्रोमियम का क्रोमियम लिख दिए। क्रोमेट नहीं लिखना है क्योंकि ये धनात्मक भाग है, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे बच्चों तो यहां पर इसका ऑक्सीकरण संख्या 3 ही आएगा, ठीक है। फिर लास्ट में लिखा है क्लोराइड, ठीक है, यहां पे ठीक है, यहां पे हो जाएगा क्लोराइड। एक क्लोरीन है ना तो क्लोराइड। अब आइड क्यों जुड़ा है? क्योंकि ऋणात्मक है। आइड क्यों जुड़ा है? क्योंकि ऋणात्मक है। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालो। क्रोमियम का निकालना है, जिसका उदासीन है उससे कोई लेना देना है नहीं, चाहे जितने भी हों।
क्लोरीन यहां पर बच्चों 2 है तो -1 गुणे 2 और फिर यहां पर प्लस इस क्लोरीन का भी -1 इक्वल 0। x बराबर आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि -2 -1 -3 पक्षांतर होगा तो +3 आ जाएगा। ये इसका नाम हो गया, बन जाएगा बच्चों। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब 5वें नंबर पे चलते हैं। इस बार बताना है आप लोग, ये कोबाल्ट है NH3 का होल थ्राइस और NO2 का होल थ्राइस। इसके बाद यहां पर कोई दूसरा भाग नहीं है। जब कोई दूसरा भाग नहीं तो इस पूरे को हम धनात्मक मानेंगे कि पूरा उदासीन है, इसका मतलब इसमें कोई आयन नहीं है। आयन नहीं है तो सीधा नाम शुरू करते हैं। ब्रैकेट तो लगा ही है, ब्रैकेट तो लगा ही है। तो इस ब्रैकेट के अंदर ये केंद्रीय धातु परमाणु हुआ, ये 2 लिगेंड हो गए जो देते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। अब ये भी नाइट्रो और ये एमीन। ठीक है, तो एमीन पहले आएगा कि नाइट्रो, अल्फाबेट में ए शुरू में आता है कि नाइट्रो, ए आता है बच्चों। तो 3 आपके एमीन है, तो यहां पर लिखोगे ट्राई एमीन। क्या लिखोगे बच्चों? ट्राई एमीन। फिर ये नाइट्रो कितने हैं? 3, तो ट्राई नाइट्रो। अब आप लोगों को लगता होगा ना कि ये सर नाइट्रो कहां से आ गया, ये एमीन कहां से आ गया। ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये लिगेंड है। लिगेंड का नाम इसीलिए मैंने कहा कि चार्ट बना लो यदि आप उपसहसंयोजी यौगिक का नामकरण सीखना चाहते हो। और यदि भैया चार्ट नहीं बनाओगे तो उपसहसंयोजी यौगिक आप नहीं सीख पाओगे। तो ट्राई एमीन, यहां पे ट्राई नाइट्रो। ठीक है, फिर कोबाल्ट हो गया। क्या हो गया? कोबाल्ट हो गया। और इसका ऑक्सीकरण संख्या आप लोग निकालोगे तो 1 निगेटिव है, ये तो उदासीन है इसलिए 3rd हो गया। कैसे निकालोगे? इसका x हो जाएगा, ये उदासीन है तो कोई मतलब का नहीं है। इसकी संख्या 3 है और नाइट्रो 1 निगेटिव इक्वल 0। जब पक्षांतर करोगे बच्चों तो x बराबर आपका 3 आ जाएगा। अगला नंबर चलते हैं 6 नंबर। 10 तो कम से कम करना ही है आज, तब तो आपको कुछ क्लियर हो पाएगा। जैसे सोडियम है बच्चों और ब्रैकेट के अंदर सिलिकॉन है और F6 है। फ्लोरीन को फ्लोरिडो बोलते हैं IUPAC नामनक्लेचर में। सबसे पहले पहचान करना धनात्मक भाग ऋणात्मक भाग। ये तो अब आपसे बन ही जाएगा कि धनात्मक ऋणात्मक भाग तो हम बता ही देंगे सर। अब देखो बच्चों, ये आपका सोडियम है तो सोडियम की संख्या नहीं लिखी जाती। आपको बताया ना कि इस उपसहसंयोजी क्षेत्र के बाहर चाहे जितने भी जुड़े हैं उनकी संख्या हम कभी नहीं लिखेंगे। सोडियम तो सोडियम लिख दिए। अब इसके अंदर नाम शुरू करेंगे तो 6 फ्लोरीन है। 6 को लिखते हैं हेक्सा, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा। हेक्सा फ्लोरिडो, फ्लोरिडो। ठीक है, फिर बच्चों सिलिकेट। अब यहां पर 8 क्यों जुड़ा है जानते हैं? 6 में 2 घटा दो तो 4 आ जाएगा। 8 क्यों जुड़ा है? क्योंकि भैया इस बार केंद्रीय धातु परमाणु ऋणात्मक है। केंद्रीय धातु परमाणु कैसा है? ऋणात्मक है। कैसे निकालेंगे बच्चों? सोडियम का 1 पॉजिटिव होता है, 2 सोडियम है ना। फिर प्लस का सिलिकॉन का निकालना है x। फ्लोरीन 17वें समूह का -1 तो 6 फ्लोरीन है बराबर 0 करो तो x बराबर कितना आएगा? 6 कम 6, 6 में 2 घट जाएगा, 4 पक्षांतर करेंगे तो रोमन संख्या से ऐसा दर्शा देना है। चलिए एक और आप यहां पर सिंपल तरीके से मैं दे रहा हूं। ये होल 4 है, इसका आप लोग बताओ इसका नाम। तो बहुत सिंपल है। देखो सर, यहां पे ये CO जो है ना ये कार्बोनिल है, ये उदासीन है और इसकी संख्या 4 है तो टेट्रा कार्बोनिल। टेट्रा कार्बोनिल, इसमें कोई आयन नहीं है तो इसको निकिल को निकिल लिख देंगे। अब इसमें आप कहोगे सर इसका ऑक्सीकरण संख्या, ये उदासीन है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गया। इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो बच्चों? 0 हो गया। ठीक है, चलिए 10 कम से कम करते हैं तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ये आपका हो गया K3, ये हो गया Fe, C2O4 का होल थ्राइस, ये ब्रैकेट बंद। अब इस बार आप लोग जानते हो ये पोटेशियम है। सर इसको हम धन दे देते हैं, इसको ऋण। यहां तक तो क्लियर है। सबसे पहले तो हम धन का ही नाम लिखते हैं तो पोटेशियम लिख देंगे। सर इसकी संख्या तो लिखी नहीं जाएगी। ठीक है, ये क्या है? ये आपका बच्चों ऑक्सलेट है। क्या है? ऑक्सलेट है, 3 है तो ट्राई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो।
ट्राईऑक्सलेटो, ठीक है, ट्राईऑक्सलेटो, ठीक है बच्चों। और ये आपका आयरन है, इसको बोलेंगे फेरेट, फेरेट, यहां पे निगेटिव है ना, इस कारण से फेरेट। और बच्चों इसका हो जाएगा थर्ड, खत्म कहानी। कैसे? पोटेशियम का 3 है, आयरन का निकालना है, और ये बच्चों इसकी संख्या 3 लेकिन 2 निगेटिव आयन, इसको 0 करोगे तो 3 दूना 6, 6 में 3 घट जाएगा तो x बराबर आपका 3 आएगा, इसलिए आपका ये थर्ड है, आपका यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब, थोड़ा सा लगेगा कि आप लोगों को बड़ा कठिन लग रहा है यार, लेकिन बहुत सिंपल है। अगला नंबर देखते हैं, आपके पास K2 है और ये जिंक है और OH का होल 4 है। चलो भाई इसका नाम बताओ। तो सबसे पहले क्या करना है सर? सबसे पहले हम इसको 2 भागों में बांटना है, एक आपका धन और एक आपका ऋण। जब धन हो गया तो पहले हम धन का नाम लिखते हैं, तो पोटेशियम को लिख देंगे बिना सोचे समझे, ठीक। इसके बाद इसके अंदर लिगेंड की संख्या एक ही है ना, तो इसकी जैसे OH है तो अल्फाबेट को ढूंढने की जरूरत है नहीं, तो यहां पे 4 है, टेट्रा। अब ये OH है क्या? OH का नाम बच्चों हाइड्रॉक्सो, क्या? हाइड्रॉक्सो। तो इसको लिखना है आपको हाइड्रॉक्सो, हाइड्रॉक्सो, ठीक है। फिर ये जिंक है, निगेटिव है तो जिंक बस नहीं लिख सकते, इसको लिखेंगे जिंकेट। 4 में 2 घट जाएगा बच्चों तो सेकेंड आ जाएगा। इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालोगे? यहां पे 2 सोडियम है तो 1 सोडियम का +1 होता है, ठीक है। 2 सोडियम बच्चों, जिंक का निकालना है और OH का होता है -1, इक्वल में 0 कर दो। जब x बराबर निकालोगे तो यहां पे +2 आएगा, x बराबर निकालोगे तो आपका +2 आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका ये 10 नंबर लास्ट है आज का, इसके बाद भी हम कराएंगे, ऐसा नहीं है बच्चों, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करें, ठीक है। इस बार थोड़ा सा लंबा चौड़ा लेते हैं अपन, कोबाल्ट लेते हैं। हुआ तो नहीं है ये वाला? चलो नहीं हुआ है। 3 लिगेंड है बच्चों, एक तो आपका है NH3, गलत हो गया, कोबाल्ट NH3, NH3 का कितना हो गया बच्चों? होल 4, H2O का यहां पर हो जाएगा सिंगल हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, और यहां पर बच्चों क्लोरीन यहां पे 2 हो गया। अब इसमें देखो कितने लिगेंड हैं, 1 2 3, अल्फाबेट से काम करेंगे। सबसे पहले धन भाग और ऋण भाग को अलग कर दो, क्योंकि यहां पे धन हो गया ना तो कोबाल्ट में 8 नहीं जुड़ेगा, कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा। सबसे पहले इन तीनों में आप कौन पहले लिखा जाएगा? क्लोरीन C से, एक्वा A से, एमीन A से, AM AQ, तो AM पहले आएगा भाई, एमीन में AM आता है ना स्टार्टिंग में, तो आपका हो जाएगा टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, ठीक। यहां पर आपका एक्वा सिंगल है बच्चों तो एक्वा, फिर एक क्लोरीन है बच्चों तो डाई क्लोरो, क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो। फिर ये आपका कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, ठीक है। इसका उदासीन, ये उदासीन -1 और -2 यहां पे, तो टोटल आ जाएगा 3, और एक क्लोराइड लिख दो बस, सिंपल। क्या हो गया बच्चों? क्लोराइड। ये लो, तो ये 10 यौगिक का नाम मैंने पार्ट 1 में कराया, पार्ट 2 में भी कराऊंगा। बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग नोट्स जरूर ले लें। 100 रुपीज चार्ज लगता है बच्चों एक सब्जेक्ट का, पूरे आल चैप्टर प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। कांटेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। क्योंकि उपसय संयोजी यौगिक का नामकरण यदि आपसे अच्छे तरीके से बनेगा तो डेफिनेट एग्जाम में 2-3 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी 1 नंबर का आ जाता है बच्चों, और क्वेश्चन में भी 2 नंबर का पूछ दिया जाता है, ठीक है। और बारीकी से समझो, ठीक है। ये पार्ट 1 में आपने सीख लिया, 10-15 यौगिक और करा दूंगा पार्ट 2 में, फिर इसका उल्टा कराना शुरू कर दूंगा, तो आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।